Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। विच फोर्सेस टुक पार्ट इन द सी विजिल? हम बात कर रहे हैं सी विजिल 2022 की। सबसे पहले याद रखेंगे, सी विजिल जो हुआ था ये आपका 3rd एडिशन था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, जिसको पैन इंडिया हुआ था, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमें कंडक्ट करने को देखने को मिला था ये। और ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है सी विजिल। क्या है ये? कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। अगर ये कोस्ट के साथ साथ हुआ है, मतलब यहाँ पे हुआ है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको कह सकते हैं 7,516 किलोमीटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इस एक्सरसाइज को हमें देखने को मिला, ये लोकेशन रहेगी। फिर पूछा जा सकता है कि किन फोर्सेस के बीच में, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो सी विजिल था किन फोर्सेस के बीच में हमें देखने को मिला था, तो इंडियन नेवी ने एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। ठीक है, इनमें पार्ट लिया था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 करेक्ट। ठीक, और यहाँ पे जो स्टेट्स थी, यहाँ की रीजनल फोर्सेस ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। तो सी विजिल की बात करें तो ये 3rd एडिशन था, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, 15 से 16 नवंबर के बीच में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, आपकी जो कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां पर हमें देखने को मिली थी। जो 26/11 अटैक हुआ था उसके बिहाफ पे कि ऐसा अटैक फिर ना हो जाए, तो इस एक्सरसाइज को 2018 में कंसेप्चुलाइज करा गया था। ऑलराइट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग सी विजिल 2022। और जैसे बोला पैन इंडिया, मतलब आपकी सारी कोस्ट एज वेल एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिटीज क्रेडिट वर्दिनेस एकेडमी। ये एक पर्टिकुलर टाइटल है जो कि एक वर्कशॉप को दिया गया था, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अब जैसे नाम आ जाता है सिटीज क्रेडिट वर्दिनेस एकेडमी, इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली जो वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई थी ना, ये किस लिए कराई गई थी? पहली चीज़ तो याद रखो, ये 5 डे लॉन्ग वर्कशॉप थी। 14 से लेके 18 नवंबर तक ये वर्कशॉप रहेगी। ललित होटल जो कि बाराखंबा रोड में है, न्यू दिल्ली, वहाँ पर इसको कंडक्ट कराया गया था। अब जो ये वर्कशॉप थी, ये बेसिकली क्या थी कि जो हमारी फ्यूचर होगा ना,
हम फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या वो रूरल एरियाज़ में होगा या अर्बन एरियाज़ में होगा? तो डेफिनेटली वो अर्बन एरियाज़ में होगा। और हम अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो हम सिटीज़ की बात करेंगे। ठीक, मतलब अगर हम देखें अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में कंपेयर करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ कि आप एक बेटर लाइफस्टाइल जी सके कहाँ पर मिलेंगी? डेफिनेटली आपको सिटीज़ में मिलेंगी, डेफिनेटली आपको अर्बन एरियाज़ में मिलेंगी। तो हमें अपने अर्बन एरियाज़ को बेटर करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर ताकि सरकार जो गवर्नमेंट है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, बेटर इन्वेस्टमेंट ला सके लोगों को रहना। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, कहीं भी आप गांव साइड जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एक बेटर लाइफस्टाइल, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ के हिसाब से कम होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। और आगे हम एक रिपोर्ट और पढ़ेंगे जहाँ पे बताया जाएगा कि हमें आने वाले टाइम में हर साल 55 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इंडिया को, ताकि वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं उसको पूरा रखने के लिए इतना अमाउंट उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है पॉपुलेशन की उसको कैटर किया जा सके। कमिंग बैक, ये जो सिटीज़ क्रेडिट वर्दीनेस अकेडमी, ये जो पर्टिकुलर वर्कशॉप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल। यहीं पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाता तो वो हो जाता आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिल्कुल, अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके ही ये आपकी वर्कशॉप लाई गई थी, क्रेडिट्स वर्दीनेस अकेडमी, सिटीज़ क्रेडिटेड वर्दीनेस अकेडमी। और ये 5 दिन लंबी आपकी वर्कशॉप थी। ये एक थीम पे बेस्ड थी, जो आपको पता होना चाहिए, वो था विजन ऑफ फ्यूचर सिटीज़ एंड रोल ऑफ म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब की। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया और ये क्या है, हम इसके बारे में देखें। तो जैसे हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसे फ्यूल की बात कर रहे हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, जो कि ग्रीन फ्यूल होगा। मतलब उसमें से जो हमारा कार्बन कंटेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसे बर्न करने पे, वो ना के बराबर होगी। ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है, रेड हाइड्रोजन हो जाता है, ऑरेंज हाइड्रोजन हो जाता है, वो सारे भी हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन सबसे जो प्रॉमिसिंग फ्यूल बोला जा रहा है आजकल वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप करने की बात की गई, जो कि क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इन अ ग्रीन वे। फिर जैसा नाम आया कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब, कोची कहाँ पर है? केरला में है। तो ये कहाँ सेटअप करने की बात की गई? कोची केरला में इसको सेटअप करने की बात की गई। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, IH2 अलायंस। इसको IH2A भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, H2 का मतलब हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा मिलके ये लॉन्च किया जाएगा, ये सेटअप किया जाएगा पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया का कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉडल रहेगा कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब का, ये भी आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन यूनियन के जो हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट्स है ना उनके हिसाब से होगा, ताकि प्रोडक्शन को, स्टोरेज को, ट्रांसमिशन को प्रॉपर तरीके से करा जा सके। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला गवर्नमेंट IH2A, ये है IH2A क्या हुआ आपका? इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो रहेगा इंडिया का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोकू इमोक फेस्टिवल की। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोकू इमोक। ठीक है, टोकू इमोक फेस्टिवल। अब देखो इस फेस्टिवल के बारे में कैसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये 9 दिन लंबा फेस्टिवल होता है, पहली बार तो ये याद रखेंगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। फिर इसी के अंडर फॉर द फर्स्ट टाइम अभी एक फर्स्ट एडिशन हमें देखने को मिला टोकू इमोक बर्ड काउंट फेस्टिवल का। ये टोकू इमोक बर्ड काउंट फेस्टिवल बेसिकली 4 दिन का एक फेस्टिवल था, जहाँ पे आपके जो बर्ड्स हैं, डिफरेंट
स्पीशीज़ की उनको कैलकुलेट किया गया, ताकि अगर फ्यूचर में या फिर अभी हमें देखने को मिलता है कि जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है नागालैंड में वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है, तो उसको सेव करने के लिए, ताकि उसको कोई आने वाले टाइम पे दिक्कत ना हो और हम उसको प्रिजर्व कर सकें बर्ड्स काउंट को, बर्ड्स की वेरियस स्पीशीज़ को जो हमें नागालैंड में देखने को मिलती हैं। तो ये टोकू इमोग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। वैसे तो ये 9 दिन लंबा फेस्टिवल होता है, लेकिन इसी के अंदर एक फर्स्ट ऑफ द टाइम या पहली बार एक फर्स्ट एडिशन हुआ टोकू इमोग बर्ड काउंट फेस्टिवल का। ठीक है, यहाँ पे 4 दिन लंबा था ये, 4 से लेके 7 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व किया गया हमें ये टोकू इमोग फेस्टिवल। ऑलराइट, एक चीज और इंपॉर्टेंट जो आ जाती है, ट्राइब। कौन सी ट्राइब के द्वारा नागालैंड में टोकू इमोग फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है? वो है लोठा नागास। लोठा नागास के द्वारा ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये वोखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड से बिलोंग करते हैं लोठा नागास, जो ये टोकू इमोग फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोठास ट्राइब नागालैंड की जो टोकू इमोग फेस्टिवल को ऑब्जर्व करती हैं, और इन्हीं के द्वारा फर्स्ट एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया टोखा इमोग बर्ड काउंट फेस्टिवल का। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। ये अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंडिया को आने वाले 15 साल में 840 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। एंड अगर हम इनको इससे डिवाइड करें तो क्या आता है? 55 बिलियन डॉलर के करीब आता है। तो ये हमें हर साल इंडिया को पर एनम इतना अमाउंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा, ताकि जो पॉपुलेशन हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अभी एक डाटा आया कि 15 नवंबर को वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन टच कर चुकी है। एंड इसमें से जो हमने 7 बिलियन से लेके 8 बिलियन का जो ट्रांजैक्शन देखा है 1 बिलियन पॉपुलेशन का, इसमें से जो अगर हम पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर देखें तो रहेगा इंडिया एंड चाइना। इवन इंडिया की बात करें तो इंडिया चाइना को सरपास कर देगा टू बिकम द मैक्सिमम और टू द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय द ईयर 2023। ठीक, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। क्यों? ये इससे ही रिलेटेड है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, जैसे जैसे ज़्यादा लोग होंगे, वैसे ही आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स की नीड्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है कि हर लोगों को घर मिल सके। जल जीवन मिशन के अंडर आया कि हर लोगों के घर में क्लीन प्रॉपर टैप वाटर पहुंच सके, ताकि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो पूरी हो सके। एंड सिमिलरली अगर इतने ज़्यादा लोग होंगे तो हमने जैसे पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। तो सिटीज़ इतनी डेवलप होंगी तभी तो वो इतनी वास्ट पॉपुलेशन को हम उनको इनकम प्रोवाइड कर पाएंगे, हम उनको एक रहना प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि डेली बेसिस पे आप देखते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, लोगों के बहुत खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को निकालने के लिए डेफिनेटली जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए देखा जाए तो ये बोला गया कि कम से कम सरकार को 55 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर एनम, ताकि वो लोगों की ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सके। तो आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 15 बिलियन डॉलर्स पर एनम इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ये डाटा किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। यहीं पर आपका आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनेस्को कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, और पेरिस फ्रांस में ही अगर आपको याद हो तो आपका पेरिस फ्रांस में ही 2024 के ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? नायरोबी कीनिया में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ रीच्ड व्हाट मार्क इन 2022। हमने अभी डिस्कस किया 8 बिलियन। डेट मार्क कीजिएगा 15 नवंबर 2022 को जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन का मार्क टच कर चुकी है। यहीं पर आपको एक और डाटा याद रखना है। अगर मैं बात करूं 2030 तक क्या एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी? 8.5 बिलियन। और यही डाटा
2050 के रेफरेंस में देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है 9.7 बिलियन आपका मार्क टच कर दी जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑलराइट, हाईली इंपॉर्टेंट। तो अभी 8 मिलियन का हमने मार्क टच कर लिया। अगर यहीं पे 8 मिलियन में से हम देखें तो ऐसा रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो कहाँ पर है? इंडिया और चाइना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एशियन रीजन में जो हमारा 7 से लेके 8 बिलियन तक का सफ़र था, सबसे ज़्यादा हमें चाइना इंडिया में से पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, फॉलोड बाय चाइना। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एशियन रीजन में हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इवन अगर आप कुछ टाइम पहले आपने इलॉन मस्क के कुछ आर्टिकल्स फॉलो किए होंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उन्होंने बोला था कि जो सबसे बड़ा एक थ्रेट यूएसए के लिए कहीं ना कहीं आ जाता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का। उनके क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो वेस्ट कल्चर है, वहाँ पर क्या है कि लोग चाइल्ड से बचते हैं, दे डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड। ऑलराइट, वो प्रेफर नहीं करते चाइल्ड को होना। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वहाँ पर वो डिक्लाइन पर है काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। इवन इंडिया का डाटा मैंने आपको बताया, इंडिया सरपास कर देगा चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय द ईयर 2023। ऑलराइट, और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने इस मार्क पे पहुंच गई है, ये डाटा किस रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया था? तो याद रखेंगे ये आपका जो रिपोर्ट रहेगी वो थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की समरी ऑफ रिजल्ट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, ये 27वां एडिशन था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जिसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो 8 बिलियन पहुंच जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर, डेट याद रखेंगे, वो क्या है? 15 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 की ये रिपोर्ट है। आई रिपीट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, WMO। बताइए वो क्या है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। फिर इस रिपोर्ट में क्या डाटा रिलीज किया गया है इन्होंने बताया। अभी हम देखें इस डाटा को छोड़ के पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप में आपने देखा ड्रॉट है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ये तो हो गया यूरोप की बात पे। अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना में भी आपने देखा ड्रॉट्स आई। इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर यंगस्टे रिवर थी जो, वो ड्राई अप हो गई। ठीक है, नॉट जस्ट यंगस्टे रिवर, काफ़ी और भी रिवर्स में हमें देखने को मिला जो वाटर लेवल है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया। ऐसा भी टाइम हमें देखने को मिला था चाइना में जहाँ पर उन्होंने बोला था कि लोग जो फार्मिंग के लिए ना, उनके पास फार्मिंग के लिए भी पानी नहीं बचा था। सरकारी वहाँ पर टैंक जाते थे और वो फार्मिंग के लिए पानी प्रोवाइड करते थे लोगों को, वो फार्मिंग में इरिगेट करके आते थे ताकि जो फूड चेन की वहाँ पे दिक्कत ना आए, फूड का क्राइसिस ना हो सके चाइना में। एक तो चीज़ ये। अब जैसे चाइना हम जानते हैं एशिया रीजन में है, फिर एशियन रीजन में ही पाकिस्तान की बात करूं, आपने देखा पाकिस्तान में पहले तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा और फिर वहाँ पर फ्लड आ गई। और एक चीज़ और, एक आपको फिनोमेना समझना चाहिए, जब भी कभी भी सूखा पड़ जाता है ना, तो जो सूखा पड़ने से क्या होता है, ड्रॉट आने से जो ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, नीचे एक थोड़ी बहुत नमी होगी लेकिन जो ये ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये कंप्लीट ड्राई अप हो जाती है। ये कंप्लीट ड्राई अप हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जब इस पे पानी पड़ेगा ना, बहुत सारा पानी एक साथ बारिश हो जाए तो ये सीप इन नहीं हो पाएगा, पानी ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये जो पानी है ना ऊपर ही ऊपर फ्लो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी अगर अंदर नहीं जाएगा ज़मीन के तो ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो हम उसी को तो फ्लड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ इकट्ठा हो गया। तो पाकिस्तान में यही हुआ, पहले तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो ऊपरी लेयर है सॉइल की वो क्या हो गई, ड्राई हो गई। वो ड्राई हो गई तो फिर पानी अंदर सीप करने में काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे सीप होगा। यहीं पर अगर पेड़ होते, आपकी ग्रास होती, तो क्या होता, जड़ होती, जड़ उसको पानी को एकदम अंदर सीप इन कर लेती और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक उसको सीप इन कर लेती। तो तभी तो कहा जाता है कि हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, हमें ट्रीज़ को और ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, एक तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, एक तो हरियाली रहेगी, आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा, कार्बन आपका कम हो जाएगा कंटेंट, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और दूसरा कि ये आपकी एक सॉइल को बचा के रखती है और जो वाटर सीप इन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपको।
ठीक है, तो वन ऑफ द रीज़न ये था। और फिर कमिंग बैक तो हमने ये देखा ये टेम्परेचर चेंज हुआ पाकिस्तान में, हमने यहाँ पे देखने को मिला हीट वेव आई थी बहुत ज़्यादा। इवन आपने इंडिया में भी देखा था काफ़ी ज़्यादा हीट वेव आई थी। तो ये क्या है यहाँ पर हमें देखने को मिला, अगर हम इन सारे डाटा को निकालें तो जो एशियन रीजन है ना वहाँ पर हमें जो टेम्परेचर राइज देखने को मिला वो ज़्यादा देखने को मिला। ये सारा तो हुआ आपका 2022 में, लेकिन अगर हम पूरा डाटा निकालें 2020 का 2021 का और कंपेयर करके देखें तो जो एशियन रीजन में हमें टेम्परेचर राइज देखने को मिला है ना वो एज कंपेयर टू ज़्यादा है जो कि आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ना उससे। आई रिपीट, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे टेम्परेचर में राइज देखने को मिला इन द एशियन रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट को कब प्रेजेंट किया गया था? COP 27 के सामने इसको प्रेजेंट किया गया था। और ये कब कहाँ पे हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं G20 किसके पास है प्रेसिडेंसी? इंडोनेशिया के पास है। और आने वाले टाइम में 1 दिसंबर 2022 से लेके 31 नवंबर 2023 तक किसके पास होगी प्रेसिडेंसी COP G20 की? वो होगा इंडिया के पास। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। फिर आ जाता है WMO के द्वारा क्या रिपोर्ट रिलीज की गई थी? स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 की इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था और ये 2021 का है और इसमें 2020 के डाटा से कंपेयर यहां पे हमें करने को मिला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 103 मिलियन पीपल फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड एज पर द डाटा रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। UNHCR की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया जो रेफ्यूजीज का डाटा हमें देखने को मिला है वो बढ़ गया है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2021। ठीक है, अगर हम बात करें 2021 में और 2022 में तो हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में हमें 15% ज़्यादा आपके रिफ्यूजीज देखने को मिले हैं जो कि फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिए गए। अब फोर्सफुली डिस्प्लेस कैसे होता है? या तो वहाँ पे कोई कैलेमिटी आ गई या वहाँ पर कोई वॉर चल रही है। तो और हम जानते हैं अभी करंटली वर्ल्ड में आपकी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है जिसकी वजह से जो यूक्रेनियन पीपल हैं वो मोस्टली डिस्प्लेस कर दिए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम देखें टर्की में हमें सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज देखने को मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ, और टर्की के बाद अगर हम देखें तो कंबोडिया एंड जर्मनी। ठीक है, टर्की में आ जाते हैं 3.7 मिलियन रिफ्यूजीज हमें देखने को मिले एज ऑफ नाउ। इन्हीं के साथ साथ आप देखेंगे जर्मनी में, आप इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हमें माइग्रेशन देखने को मिला क्योंकि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन को यूरोपियन नेशन ने बोला कि हम अपना पार्ट बना लेंगे, आपको नेटो ने बोला हम आपको अपना पार्ट बना लेंगे। अब तो जो यूक्रेन के लोग हैं जो इस वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहते, जो अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वॉर से पहले या फिर ड्यूरिंग द वॉर माइग्रेट कर गए थे दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये जो दूसरी कंट्रीज़ में वो माइग्रेट कर रहे हैं तो वो यही वो कंट्रीज है जो इनको रेफ्यूजीज लेंगे। ठीक है, क्योंकि और काफ़ी सारा तो ऐसा भी देखने को मिला, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज के दौरान मैंने रिसर्च करके पता लगाया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रेजिडेंट है ना दूसरी कंट्रीज़ के, वो इन यूक्रेनियन लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमारे घर पे आके रहिए जब तक आपको कोई सोशल सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर घर या फिर प्रॉपर सेटअप नहीं मिल जाता। इतने लोग उनको अपने घर में भी रख रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी तो यहाँ पे दिख रही है, बट स्टिल जो आप देखेंगे जो ये ट्रेंड है जो आपके लोग डिस्प्लेस किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अराउंड 15% का राइज हमें देखने को मिला इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 जो कि अराउंड आ जाता है 13.6 मिलियन पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और 1 मिलियन अगर हम आपको देखें तो कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो 13.6 मिलियन आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे, विच बैंक हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ PSU लेंडर इन इट्स क्रेडिट ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। तो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमें ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया अमंग द PSB इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ इन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली 28.62% की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद जिसने टॉप किया वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद 21.54%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद आता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर 18.15% की हमें ग्रोथ
देखने को मिली विद द थर्ड स्पॉट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट, सेकंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड आ जाता है SBI। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका KVG, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने अभी एक बेंचोरेंस पैक्ट साइन किया LIC के साथ। अब बेंचोरेंस क्या होता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। व्हेन दीज टू एंटिटीज, जब बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी साथ आ जाती है तो उसको बेंचोरेंस पैक्ट कहते हैं। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया। और यहाँ पर क्या MOU साइन किया गया कि जो LIC के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है ना, वो अब यहाँ पे मार्केट किए जाएंगे और सेल किए जाएंगे, लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे टू द कस्टमर ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और जो मेन टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा रूरल एरियाज को पेनिट्रेट करना। मतलब जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, उनका पेनिट्रेशन करना इन द रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में अवेयरनेस होती है, लोगों को पता होता है, लोग इसको करा के रखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो लोगों को वहां पर अभी जागरूकता नहीं है, लोग इस चीज़ में इतना इंडल्ज नहीं होते अपनी इंश्योरेंस से लेके। तो इसीलिए उनको इंश्योरेंस कराने के लिए उनकी ये पर्टिकुलर पैक्ट साइन किया गया, ताकि इससे क्या होगा, जो LIC का एक तो कस्टमर बढ़ जाएगा, कर्नाटका विकास बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनको ये अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाएंगे और इनकी मार्केटिंग की जाएगी अक्रॉस 636 लोकेशंस ऑफ द कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को पंप मिलेगा और इनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, इनके कस्टमर को जो LIC की पॉलिसीज बेची जाएंगी और LIC को एक ह्यूज अमाउंट का रेज मिलेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद डेमिंग अवार्ड। डेमिंग अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? डेमिंग अवार्ड पहले तो याद रखो, ये एक डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड है फॉर डेसिमेशन फॉर प्रमोशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये दिया गया था चेयरमैन ऑफ राणे ग्रुप। ये कौन रहेंगे? लक्ष्मी नारायण गणेश जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण गणेश जी जो कि चेयरमैन है राणे ग्रुप के, इनको सम्मानित किया गया डेमिंग अवार्ड से। और ये जो डेमिंग अवार्ड रहेगा ना, याद रखेंगे, ये थर्ड इंडियन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये 5th पर्सन इन द वर्ल्ड है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जापान गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है और इस साल भी टोक्यो जापान में ही इस अवार्ड को सम्मानित करा गया। 14 नवंबर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था लक्ष्मी नारायण गणेश जी को, जो कि चेयरमैन है राणे ग्रुप के। डेमिंग अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल ऑपरेशन मेडल की। यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अभी 4 स्पेशल ऑपरेशंस में ये आपका स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया। इसको 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था विद द गोल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑपरेशंस विद अ हाई डिग्री ऑफ प्रिपरेशन, हाई सिग्निफिकेंस फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अ सब्सटेंशियल पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लार्जर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। और हर साल 31 अक्टूबर को ये अनाउंस कराए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर। ये अभी एक ऑनर से सम्मानित किया गया पोस्ट ह्यूमसली, मतलब इन व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है उसके बाद किसी को सम्मानित करना अवार्ड से, तो वो पोस्ट ह्यूमसली कहलाया जाता है। तो अभी एडवर्ड कैनेडी, इनको पोस्ट ह्यूमसली सम्मानित किया गया फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर के द्वारा। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है एडवर्ड कैनेडी को। ठीक है, और क्योंकि ये पोस्ट ह्यूमसली इनका निधन हो गया तो किन को सम्मानित किया जाएगा? इनके बेटे को, जो कि है टेड कैनेडी जूनियर, जो कि एक फॉर्मर मेंबर है कैनेटिकट स्टेट सेनेट का, और ये भी अपनी 7-day विजिट पे थे टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द US बांग्लादेश रिलेशनशिप। इसीलिए इस अवार्ड से इनको, इनके पिता को सम्मानित करा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसी की तो याद रखेंगे 1971 की लिबरेशन वॉर जो हुई थी, वहाँ पर एडवर्ड M कैनेडी सीनियर ने एक काफ़ी करेजियस स्टेप लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान जेनोसाइड, जो कि बंगाली पीपल के खिलाफ हो रहा था इन बांग्लादेश। तो ये आपको नाम याद रखना है एडवर्ड कैनेडी को। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन इलेक्टेड इन द IOA एथलीट्स कमीशन। तो 4 नाम याद रखेंगे, PV सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू और शिवा केशवन। ये 4 लोग हैं जिनको अभी IOA इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन में ऐड किया गया है, याद रखेंगे। ये लोग सारे मिलके क्या करेंगे, एक तो ये जो स्टेप लिया गया ना वो क्या है कि मैन एंड वीमेन का रेशो आप सेम रहे, ठीक है, इक्वलिटी हो। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर एक 8 SOM को चूज किया जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मेरिट।
ये 8 SOM अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आपके क्या करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज जो कि अपकमिंग इलेक्शन होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चारों को ऐड किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप चारों लोगों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के नए जुलू किंग कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है मिसुजुलू जुलू को। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए किंग बने हैं, जुलू किंग इन डरबन। फिर हम बात करेंगे 2024 के ओलंपिक गेम्स का होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे, और इनके लिए मैस्कॉट लॉन्च किया गया, वो है द फिरगिस मैस्क। इसको बोला कैसे जाता है, फ्रीजियस। ये आपका क्या रहेगा, मैस्कॉट का नाम रहेगा 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक वेटरन तेलुगु एक्टर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये कौन है, GS रामाकृष्णा मूर्ति जी। कृष्णा के नाम से जाना जाता है। 79 की एज में हैदराबाद तेलंगाना में इनका निधन हो गया। तेलुगु एक्टर है और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। 2021 में पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था और अब 2022 में इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस का। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखेंगे, ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। बिरसा मुंडा कौन थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो इनकी ट्राइब्स पर, इनके लोगों पर जो भी अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल सेकेंड एडिशन था। नेक्स्ट आ जाता है शीप फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, ISDS। ये एक स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि शीप फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन वसुंधरा 2.0। ये क्या है, माई लैंड माई राइट। याद रखेंगे डायरेक्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च की गई मिशन वसुंधरा 2.0। बेसिकली ये क्या है कि लोगों को जो लैंड राइट्स है ना उनके, वो प्रोवाइड कराना। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लेकिन स्टिल वो लैंड के ओनर है, तो उनको डिस्प्यूट ना हो, प्रॉपर लैंड के राइट्स उनको प्रोवाइड कराने के लिए ही ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिशन वसुंधरा 2.0 किस पे थीम पे बेस्ड है, माई लैंड माई राइट, और किसके द्वारा, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा जी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। इसका जो पहला फेज था वो लॉन्च किया गया था 2021 में। वो भी यही था कि लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इंडिजिनियस लोगों के, उसको सॉल्व करना, जो भी मिडल मैन होता है बीच में उसको एलिमिनेट करना, और डायरेक्टली उनको, लोगों को बिना किसी दिक्कत के उनके लैंड्स के राइट्स प्रोवाइड कराना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके क्विक रिवीजन पर। इंडिया ने अभी सी विजिल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, इंडियन नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। फिर DEA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज करी है एक वर्कशॉप, सिटीज क्रेडिट वर्दिनेस अकेडमी। ठीक है, फिर केरला गवर्नमेंट ने IH2A इनके साथ पार्टनर किया टू सेटअप कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब इन कोची केरला, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा। NAA टू बी डिसकंटिन्यूड और CII to handle the GST एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम December 1st of 2022। नागालैंड सेलिब्रेट कर रहा है टोकू इमोक फेस्टिवल, 9 दिन लंबा फेस्टिवल है और इसमें 4 दिन लंबा फर्स्ट एडिशन ऑफ टोकू इमोक बर्ड काउंट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा $55 बिलियन पर एनम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ताकि वो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा कर सके। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की बात करें, इसका 27वां एडिशन आया और इसमें बताया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन पहुंच जाएगी 15 नवंबर को, और पहुंच चुकी है ये। फिर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 की ये रिपोर्ट WMO के द्वारा रिलीज की गई और इसमें बताया गया कि एशियन रीजन ये है फास्टर, ज़्यादा गर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज। 103 मिलियन पीपल फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड एज पर द UNHRC रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया इन द लोन ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। स्मॉलर ULBs एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कैन बी एनहेंस्ड वाया पूल्ड फाइनेंसिंग। KVG बैंक की बात करें, इन्होंने
बेंचक्रेंस पैक्ट को LIC के साथ एक MOU साइन किया फॉर बेंचक्रेंस पैक्ट। राणे ग्रुप के चेयरमैन एल गणेश इन्होंने जीता अभी डैमिंग अवार्ड 2022 के लिए। स्पेशल ऑपरेशन मेडल ये अवार्ड किया गया 4 स्पेशल ऑपरेशंस को बाय यूनियन होम मिनिस्टर। एडवर्ड कैनेडी इनको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। मैरी कॉम, PV सिंधु, शिवा केशवन इनको अभी इलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ द IOA एथलीट्स कमीशन। मिसुजुलु जुलू इनको क्राउन किया गया साउथ अफ्रीका का न्यू जुलू किंग। गाना ने अजूम किया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गाना ने अजूम किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इन नवंबर। फिरगिस ये क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट है। फिर वेटन तेलुगु एक्टर पद्म भूषण अवार्डी कृष्णा जी का निधन हो गया। जनजातीय दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, 2nd एडिशन था इसका। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम लॉन्च की, ISDS फॉर प्रमोटिंग शीप फार्मिंग। असम गवर्नमेंट ने ही एक मिशन वसुंधरा 2.0 को लॉन्च किया टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजीनियस पीपल। और अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया NHLML के साथ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $5 million टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड ऑफ विच ब्लॉक? When was the National Hydrogen Mission launched? Which state has ordered complete ban on public display of weapons and songs glorifying violence? Which team won the T20 World Cup title 2022? पांचवा, which state is the host of the 53rd edition of the International Film Festival of India? तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे गूगल आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कोई चीटिंग नहीं करेगा आंसर करते वक्त। और अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं आज तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।